हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पारुल्स क्लासेस। कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम फिर से तैयार हैं अपनी एक नई वर्कशीट के साथ, मैथ के एक नए टॉपिक के साथ। 9th क्लास का मैथ है अपना और हमारी वर्कशीट चल रही है 28 नंबर की। तो अब देखते हैं कि आज हमको क्या चीज़ नई सीखनी है। आज के टॉपिक में हमको एक वर्ड का मीनिंग समझना है। वो वर्ड सर्वांग समता है। मतलब ये जो हमारा जो वर्ड है वो क्या है, सर्वांग समता। लेकिन इस वर्ड के ऊपर ही हमारे पास कितने सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं 9th क्लास में। आप ये लगा लो एक पूरा चैप्टर आ जाता है हमारे पास, ठीक है। तो आज की वर्कशीट में जो हमारे पास टॉपिक है ना सर्वांग समता का, उसके अंदर जो जो नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो सब मैंने नोट्स फॉर्म में लिखे हैं और वो मैं आपको एक एक करके समझाती जाऊंगी और फिर उसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे। तो इस टॉपिक को आप ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग में ये ध्यान नहीं लगाया तो आगे के क्वेश्चन में बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। और आगे आने वाली वर्कशीट में क्या पता इसके ऊपर ही बेस हमको क्वेश्चन मिले और टफ लेवल के। तो आज का तो बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है, ओके, बट आज का बेसिक है तो इसलिए इसको अच्छे से समझना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो टॉपिक का जो नेम है वो है हमारा सर्वांग समता। लेकिन इसका मीनिंग क्या है अब वो जानते हैं। ये जो लिख रखा है मैंने, इसको भी अब थोड़ी देर के लिए माइंड से निकाल दो। मतलब इसके ऊपर नज़र आपकी पड़ रही होगी, बट इसको पढ़ने की कोशिश मत करना, वो मैं अभी आपको लाइन टू लाइन बता दूंगी। नॉर्मली सर्वांग समता का मीनिंग क्या होता है कि एक आकृति और दूसरी आकृति दोनों एक ही जैसी है। मतलब अगर मैं एक पिक्चर लूँ कोई और उस पिक्चर को दूसरी पिक्चर के ऊपर रख दूं, ढक दूं उसको, और दोनों के दोनों कवर हो जाए। मतलब जैसे आप एक हैंकी लेते हो ना, दो हैंकी लो अपने आप घर के अंदर, ठीक है, और एक हैंकी के ऊपर दूसरा हैंकी ढक दो। अब अगर पहले वाला हैंकी अगर आपको दिख रहा है ना, तो मतलब कि दोनों हैंकी आपस में सर्वांग सम नहीं है। आई बात समझ में। और अगर आपको पहला हैंकी बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि दोनों हैंकी आपस में सर्वांग सम है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर आप पेपर ले लो, जैसे अब ये देखो मैंने पेपर ले रखा है ना, ये दोनों पेपर है। देखो आपको ये पेपर के नीचे कोई दूसरा पेपर दिख रहा है? नहीं ना। वो क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि सेम आकार के हैं, सेम भुजा है इस पेपर का। ये जो है पूरी जो है ये आकार ये पूरा सेम है। देखो मैंने कितने नीचे कितने सारे पेपर रख रखे हैं, है ना, कितने सारे पेपर रखे हुए हैं, बट आपको एक भी पेपर नहीं दिख रहा होगा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि दोनों पेपर क्या है, सेम आकार के हैं। तो ये दोनों सारे पेपर आपस में क्या है, सर्वांग समता है, सर्वांग सम है। मतलब तो यही बात है कि सर्वांग समता का अर्थ है ऐसी आकृतियां जिनके सभी अंग समान यानी बराबर हों, ठीक है। सारे अंग क्या हो, बराबर हो। मतलब कि चाहे आप उसकी लेंथ ले लो, चौड़ाई ले लो, लंबाई ले लो, कुछ भी ले लो, वो आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। सर्वांग सम आकृतियां समान आकार और समान माप की होती है, ठीक है। उनका आकार भी समान होता है और उनका माप भी समान होता है। मतलब अगर आप स्केल से उनको मापोगे तो दोनों आकृति का आकार क्या होएगा, समान क्या होएगा। अब जैसे उदाहरण के लिए सबसे अच्छा उदाहरण क्या है हमारा, अपने दोनों हाथ। जैसे अपने दोनों हाथ को आप जब नमस्ते करते हो, नमस्ते करते समय दोनों को क्या कर देते हो, जोड़ देते हो। तो जब ऐसे जोड़ दोगे, ऐसे जोड़ दोगे आप इस तरह से, तो देखो नीचे वाला आपको नहीं दिखेगा और ऐसे करने पर नीचे वाला नहीं दिखता। तो मतलब दोनों हाथ क्या है, आपस में सर्वांग सम है। तो पहला एग्जाम्पल हमारा ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ मैंने, 10 रुपए के 2 नोट। जैसे कि मान लो 10 रुपए के 2 नोट लो। अब एक नोट को दूसरे नोट के ऊपर रखो, लेकिन होने चाहिए दोनों 10 रुपए के ही। ये नहीं आप एक 10 रुपए का ले रहे हो और एक 50 रुपए का ले रहे हो, नहीं, 10 रुपए के ही 2 नोट लो और दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखो। तो आप देखोगे कि जो ऊपर वाला नोट है ना, वो नीचे वाले नोट को कवर कर लेगा, आपको नीचे वाला नोट बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों नोट आपस में सर्वांग सम है। इस लाइन को ध्यान से सुनना। मतलब क्या हुआ कि दोनों नोट आपस में क्या है, सर्वांग सम है। सर्वांग सम का मीनिंग ही ये होता है कि दोनों आकृतियां आपस में बराबर हैं, उनका आकार बराबर है, उनका माप बराबर है। अगर उन दोनों आकृतियों को हम एक दूसरे के ऊपर ढके तो वो एक दूसरे को अच्छे से कवर कर लेती हैं। ऐसे आप 1000 रुपए के 2 नोट लोगे तो वो भी आपस में कवर कर लेंगे। लेकिन अगर आपने क्या करा, एक तो 10 रुपए का नोट ले लिया और एक 1000 रुपए का ले लिया, अब उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखो तो क्या होएगा, 1000 रुपए का तो बड़ा नोट होता है और 10 रुपए का छोटा होता है। तो उसको जब आप रखोगे तो वो 10 रुपए का ऊपर रखोगे, 1000 रुपए का नीचे, और क्या हो जाएगा उससे, 1000 रुपए का आपको दिखेगा, 10 रुपए का बिल्कुल भी नहीं। 10 रुपए का तो ऊपर छोटा सा होएगा और 1000 रुपए का नीचे बड़ा। तो
दोनों नोट क्या होने चाहिए, सेम सेम होने चाहिए, तभी वो एक दूसरे को ढक पाएंगे, अदरवाइज नहीं ढकेंगे। ठीक है, ये तो था जर्नल की लाइफ के अंदर हम कहाँ कहाँ सर्वांग समता देख सकते हैं। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप खुद सोचना कि घर में क्या क्या चीजें हैं, कि कोई भी दो चीजें ले लेना और उनको आपस में देख के मन में सोच के देखना कि भी अगर मैं इस चीज को दूसरी चीज पर ढक दूं तो आपस में कवर हो रही है या नहीं हो रही है। तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि दोनों आकृतियां आपस में सर्वांग सम है या नहीं है। अब आते हैं चलो मैथ पे अपने, कि मैथ के हिसाब से क्या है, कि मैथ में हमारा सर्वांग समता क्या होती है। ठीक है, मैथ में देखते हैं अपना। तो मैथ में क्या है, जैसे क्या लिख रखा है, त्रिभुज में सर्वांग समता। पहले हमको क्या पढ़ना है, त्रिभुज में सर्वांग समता क्या होती है। तो त्रिभुज के लिए क्या होता है, हमारे पास दो त्रिभुज लेनी है। अब जैसे दो आकृतियां थी तो इसमें दो ही त्रिभुज होंगे ना, दो त्रिभुज तो होने चाहिए, तभी तो हम उन दोनों में देखेंगे कि दोनों एक दूसरे को ढक रहे हैं या नहीं होने चाहिए। तो दो चीज तो होनी ही चाहिए। तो इसमें अलग अलग नियम होते हैं, लेकिन नियम से पहले हमको कुछ बेसिक चीजें होती हैं वो जाननी जरूरी होती है, हम वो समझते हैं। देखो मान लो यहाँ पे मेरे पास दो ट्राइंगल है, दो त्रिभुज है। एक त्रिभुज क्या है, ABC, और एक त्रिभुज क्या है, DEF। ठीक है, अब देखो ए पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 80 डिग्री का, और यहाँ पे डी पे कितने डिग्री का बन रहा है, 80 डिग्री का। सी पे यहाँ 48 डिग्री का, यहाँ 48 डिग्री का किधर बन रहा है, एफ पर। अब इस वाले त्रिभुज में 52 डिग्री इधर है, और इस वाले त्रिभुज में 52 डिग्री कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पर, इधर 52 डिग्री है। अब भुजाओं पे आते हैं, जरा एक बार देखते हैं, नजर मारते हैं। यहाँ पे भुजा कितनी है, AB 4.5 सेंटीमीटर, और यहाँ 4.5 कहाँ लिखा हुआ है, इधर नीचे की तरफ, DE। अब ये एग्जाम्पल है तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कई बार ये यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो ढूंढना पड़ेगा। इसमें तो नीचे नीचे मिल गया, तो 4.5 यहाँ पर है। अब ऐसी 6.5 इधर है, यहाँ पर 6.5 सेंटीमीटर इधर है, यहाँ पर AC 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर DF 5 सेंटीमीटर है। तो अब इन दोनों त्रिभुज में अगर मैं आपसे पूछूं कि संगत भुजा बताओ कौन सी है, संगत भुजा, तो संगत का एक ऑटोमेटिकली दिमाग में थोड़ा सा इजी सा वर्ड रख लो, बराबर। मतलब कि जो भुजा बराबर है वही आपस में क्या है, संगत है। संगत मतलब सेम सेम, सेम कंपनी सेम बराबर। ठीक है, ऐसे माइंड में रख लो आप। तो अब देखो यहाँ पर अगर भुजा बोली ना, तो भुजा हमारी तो ये होती है ना, ये क्या होती है हमारी भुजा होती है, AB भुजा है, BC भुजा है, और AC भुजा है। तो यहाँ पे देखो AB कितना दे रखा है, 4.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे अब देखो 4.5 कौन सी है, ना ये है ना ये है, ये वाली 4.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर भुजा कौन सी है, AB, और यहाँ पे भुजा कौन सी है, DE। ठीक है, इसको आप ED नहीं कर सकते, लिखते टाइम ऐसे नहीं बोल सकते कि DE लिख दो या ED लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपको DE ही लिखना है। क्योंकि देखो क्या, क्योंकि AB यहाँ पर है। अब यहाँ पर A 80 डिग्री का बन रहा है ना, और यहाँ पर 80 डिग्री का कौन सा बन रहा है, D पे बन रहा है ना, तो इसलिए A की जगह पर D ही आएगा और B की जगह पर E ही आएगा। ठीक है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो हमारी जो पहली संगत भुजा है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो पहली क्या होगी, AB किसके बराबर है, DE। अब देखो पहले मैंने यहाँ पे A लिखा ना, तो यहाँ पर पहले D ही लिखना। वो क्यों, क्योंकि देखो A के ऊपर कितने डिग्री का कोण है, 80 डिग्री का, और यहाँ पर D के ऊपर कितने डिग्री का कोण है, 80 डिग्री का। तो ये क्या है, दोनों आपस में बराबर है, इसलिए मैंने A की जगह पर यहाँ पे D लिखा और B के साथ E लिखा। इसको आप ED मत करना भूल कर भी ना, तो गलत हो जाएगा। अब दूसरी संगत भुजा कौन सी है, AC है ना, AC यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे 5 सेंटीमीटर देखते हैं कौन सी वाली है, ये वाली है। तो AC में 5 सेंटीमीटर ये वाली इसके बराबर होगी। तो A की जगह A के साथ क्या बन जाएगा, D का पेयर, और C के साथ किसका बन जाएगा, F का। तो यहाँ पर भुजा कौन सी है, AC किसके बराबर होगी। अब लिखेंगे कैसे इस वाली भुजा को, सेकंड भुजा को DF करके लिखेंगे, DF। अब थर्ड कौन सी है यहाँ पर, BC 6.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर भी 6.5 सेंटीमीटर ये वाली है। तो यहाँ पर कौन सी भुजा आएगी, तीसरी BC किसके बराबर है, यहाँ से देखो E यहाँ पर है और F यहाँ पर है। यहाँ पर B 52 डिग्री का है, तो यहाँ पर पहले मैंने B लिखा था जो कि 52 डिग्री का था। अब यहाँ पर भी पहले 52 डिग्री वाला ही पॉइंट लिखना होगा, तो E यहाँ पर, तो पहले E लिखो और फिर ऊपर वाला F लिखो। ठीक है, इस तरह से हमको ये संगत भुजा लिखनी होती है। मतलब जो चीज यहाँ पर है वही चीज इसमें ढूंढ के लिखनी है। जिस तरह हमने लाइन यहाँ पे बनाई इसी तरह लाइन हम यहाँ पे बनाएंगे। अब आते हैं संगत शीर्ष कौन से होते हैं। अब देखो यहाँ पर A शीर्ष है ना, तो इस पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 80 डिग्री का, और यहाँ पर भी
यहाँ 80 डिग्री का ए पर बन रहा है और यहाँ 80 डिग्री का किस पे बन रहा है, डी पर ना। तो ए किसके बराबर है, डी के, है ना। या फिर ऐसे लिख सकते हो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, संगत शीर्ष में ए और डी, ए और डी ऐसे लिखो आप, ये ज़्यादा बेटर है इसकी जगह पर, ठीक है। इसकी जगह पर ऐसे लिखो, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। सेकंड, दूसरा संगत शीर्ष कौन सा है, डी और ई, क्योंकि बी पर भी 52 डिग्री का कोण है और ई पर भी, तो बी और ई। थर्ड कौन सा बैठेगा, सी और एफ, तो सी और एफ। अब संगत कोण, संगत कोण का मतलब वही जो उनसे कोण बराबर है वही देखना है आपको। तो 48 डिग्री का कोण यहाँ पर है, 48 डिग्री का कोण यहाँ पर है, तो सी की जगह एफ, तो एंगल सी किसके बराबर है, एंगल एफ के बराबर। इसी चीज को आप और कैसे लिख सकते हो, एंगल है ना, इसको लिखने का तरीका अगर आपको याद हो तो देखो, एंगल सी को कैसे लिख सकते हैं हम, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी किसके बराबर है, एंगल एफ के ना। तो एंगल एफ यहाँ पर है, तो एंगल एफ कैसे बनेगा, डी एफ ई। अब देखो यहाँ पर इस तरह लिखना है इसको, ए के बराबर क्या था, डी, तो डी लिख दो। सी के बराबर क्या था, एफ लिख दो। बी के बराबर क्या था, बी के बराबर 52 डिग्री था ना, यहाँ पे 52 डिग्री ये है, तो ये लिख दो। इस तरह से लिखना होता है इसको, ठीक है। संगत कोण ये हो गया। दूसरा कोण क्या होगा, बी वाला, एंगल बी किसके बराबर है, एंगल ई के बराबर। थर्ड पॉइंट क्या है, एंगल ए किसके बराबर जाएगा, एंगल डी के बराबर। तो अगर आपको दो त्रिभुज में देखो, जो डेफिनेशन थी, जो हमने ऊपर परिभाषा पढ़ी है, उसमें क्या लिखा है कि समान आकृति होनी चाहिए, समान आकार होना चाहिए आकृति का, और समान माप होना चाहिए। तो देखो माप सारा समान है ना, तीनों भुजाएं बराबर है, तीनों कोण बराबर है ना। तो संगत भुजा मिल गई हमको, संगत शीर्ष मिल गया हमको। तो इसलिए क्या होएगा, ये वाला जो त्रिभुज होगा ए बी सी, वो किसके सर्वांग सम होगा, इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम होगा। तो इसको अब लिखेंगे कैसे, दिखाएंगे कैसे मैथ में। अब आप पहले देखो कौन सा त्रिभुज लिख रहे हो, ये या ये। अगर पहले ये त्रिभुज लिख रहे हो तो पहले हमने ये लिखा, त्रिभुज ए बी सी, सर्वांग सम का निशान होता है ये वाला, दो लाइन खींचो ऐसे और ऊपर ये इस तरह से कर्व की तरह, ठीक है। ये क्या होता है, सर्वांग सम का निशान। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है किस त्रिभुज के, उस वाले त्रिभुज का नाम लिख दो। तो त्रिभुज की जगह त्रिभुज। अब ए जो है ना, ए ये शीर्ष है ना, तो ए वाला किसके साथ संगत शीर्ष है, डी के साथ है ना। ए का जो संगत वाला है, मतलब ए वाला जो पॉइंट है वो किसके बराबर है, ए वाला डी के बराबर है ना। तो ए की जगह आप डी ही लिखोगे, ठीक है। ए वाला के साथ डी, बी वाले के साथ किसका पेयर बन रहा है, ई का। ये संगत शीर्ष में देखना, बी के साथ किसका पेयर बन रहा है, ई का बन रहा है, और सी के साथ किसका बन रहा है, एफ का। तो इस त्रिभुज का नाम आपको डी ई एफ ही देना है। इसको आप अपने मर्जी से एफ ई डी या फिर डी एफ ई इस तरह से नहीं लिख सकते, इसको आपको यही नेम देना होगा। देखो इसमें देखो भुजा भी बराबर मिल रही है, देखो पहले शीर्ष बराबर मिल गए, ए की जगह पर डी, बी की जगह पर ई, सी की जगह पर एफ। अब देखो भुजा देखो, ए बी, शुरू में ए बी आई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डी ई आ गई ना, तो डी ई, तो ए बी की जगह पर डी ई। अब देखो यहाँ पर दूसरा बी सी और यहाँ पर ई एफ, ये दोनों बराबर होनी चाहिए, बी सी और ई एफ बराबर है। तीसरी देखो ए सी और डी एफ, देखो ए सी और डी एफ। तो इस तरह से आपको ये त्रिभुज लिखने का ये तरीका होता है, इसको आप ऐसे ही लिखोगे। अगर आप ये चेंज कर दोगे ना तो आपका सारी मेहनत बेकार चली जाएगी और मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। तो ये लिखने का तरीका आप दिमाग में रख लेना कि संगत शीर्ष के अनुसार ही लिखना होता है। ए जिसके संगत होगा वही वाला लिखना होगा। ए वाला जो पॉइंट है वो बराबर है डी के, तो इसलिए पहले डी आया। बी वाला बराबर है ई के, तो फिर ई आया। सी वाला बराबर है एफ के, तो इसलिए एफ आया। ठीक है। अब इस नोटेशन का ये जो मैंने पूरा ये सिंबल सा लिखा है, इसका मीनिंग क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसका मीनिंग क्या है ये हिंदी में, मतलब कि बोलते कैसे हैं। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है, सर्वांगसम है त्रिभुज डी ई एफ के। मतलब इस पूरी लाइन को
हम बोलेंगे ऐसे कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज DEF के। ठीक है, इस तरह से हमको दो त्रिभुज के बीच में सर्वांग समता निकालनी होती है, निकालते हैं हम। तो ये बेसिक चीज़ थी, आगे अभी और समझेंगे हम। अब एक छोटी सी चीज़ और, आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, बड़े बड़े क्वेश्चन जब इसके ऊपर आएंगे तो कई बार हम ना CPCT लिख देंगे। मतलब क्या होता है इसका कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत बराबर भागों के लिए हम CPCT लिखते हैं। मतलब देखो यहाँ पे मैंने इतना बड़ा बड़ा लिखा ना, तो हम आगे क्वेश्चन में क्या कर देते हैं कि AB बराबर DE लिखा, AC बराबर DF लिखा, और फिर यहाँ पर जब तीसरी भुजा लिखेंगे ना तो ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, बाय CPCT। क्या लिख देंगे, बाय CPCT। तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है, बाय CPCT का मतलब ये CPCT है, और क्वेश्चन करते टाइम ना हम ऐसे लिख देते हैं बाय CPCT कई बार, ये एक्स्ट्रा है मतलब, ठीक है। तो बाय CPCT लिख देते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि यही कि जो त्रिभुज, जिन त्रिभुजों की हम बात कर रहे हैं वो आपस में सर्वांग सम है और उनके संगत बराबर भागों के लिए हमने क्या लिख दिया, बाय CPCT। ठीक है, इसका मीनिंग ये होता है। तो अभी फिलहाल ये क्वेश्चंस में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी छोटा सा पॉइंट था तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। आई होप ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर ना आई होगी तो वीडियो को शुरू से अभी देख लेना, ठीक है। ये मत देखना कि आगे बढ़ूँ, आगे के क्वेश्चन तब भी आएंगे समझ में अगर ये नहीं आया। अगर ये नहीं आया होगा समझ में तो आपको आगे वाला क्वेश्चन भी नहीं आया होगा। तो अगर यहाँ तक आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो शुरू से देख लो पहले, फिर आगे बढ़ना। चलिए अब अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। इसके ऊपर जो क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो क्वेश्चन ऐसे आएंगे, एक ही क्वेश्चन है तो आराम से समझना। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि क्या दिए गए त्रिभुज सर्वांग सम है। दो त्रिभुज दे रखे हैं, इन दोनों त्रिभुज का देखना है कि सर्वांग सम है या नहीं है। यदि हाँ तो क्या आप इन त्रिभुज के संगत भागों के नाम लिख सकते हैं। तो मतलब संगत भाग भी लिखने हैं। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि सर्वांग सम है या नहीं है। अब देखो अगर हम ना बिना दिमाग लगाए छोटा सा कोई देखेंगे ना, सोच के देखो कि भी इस त्रिभुज को ना इसके ऊपर रखो, तो 100% आप बोलोगे कि मैम ये वाला त्रिभुज इसके ऊपर नहीं रखा जा सकता क्योंकि ये तो ऐसे बना हुआ है और ये वाला त्रिभुज ऐसे बना हुआ है। तो इसको उठाकर इसके ऊपर जब ऐसे रखोगे तो ये तो क्रॉस टाइप का बन जाएगा। लेकिन अब दिमाग लगा के देखो, यहाँ पे 9 सेंटीमीटर है, भुजा से पहले चेक करते हैं। यहाँ 9 सेंटीमीटर है, यहाँ पे कहीं 9 सेंटीमीटर है, यहाँ पर है, ठीक है, एक भुजा बराबर मिल गई। अब दूसरी भुजा चेक करते हैं। यहाँ 4 सेंटीमीटर है, यहाँ कहीं 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पर है, ठीक है, दूसरी भुजा भी बराबर मिल गई। तीसरी देखो 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा भी बराबर मिल गई। मतलब तीनों भुजा थी, तीनों भुजा बराबर मिल गई हमको। तो पहला पॉइंट तो हमारा हो गया। अब जरा एंगल पे आ जाते हैं, पॉइंट और शीर्ष पर आ जाते हैं। तो देखो 20 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है, यहाँ पे कहाँ बन रहा है, 20 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है, ठीक है, एक कोण बराबर मिल गया। अब 110 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 110 है, यहाँ 50 है, यहाँ 50 है, तो मतलब तीनों कोण भी बराबर मिल गई। तो इट मीन्स क्या हुआ कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। इस त्रिभुज को अगर मैं थोड़ा सा घुमा कर ऐसे रखूंगी तो अपने आप सेट हो जाएगा वो, ठीक है। ये जो मैं रखने का बता रही हूँ ना, ये थोड़ा सा ये है कि आइडिया लेने के लिए बता रही हूँ मैं, लेकिन मैथ में हमको इस तरह माप से ही करना है, ओके। तो अब इसमें क्या लिखोगे, हाँ सर्वांग सम है। पहले तो आपको ये लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन करने का तरीका मैं आपको इस तरह लिख के बता रही हूँ कि हाँ सर्वांग सम है, कि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। अब संगत भागों के बारे में लिखना है तो संगत भुजा इधर, संगत शीर्ष इधर। तो संगत भुजा क्या है पहले देख लो, जो भुजा बराबर है वो लिखते रहो बस। पहली कौन सी भुजा बराबर है हमारी, संगत जो है, एक ये एक्स वाई, तो एक्स वाई किसके बराबर है। अब वही एक्स वाई 4 सेंटीमीटर इधर है, 4 सेंटीमीटर इधर है, तो मतलब ये वाली भुजा जाएगी। लेकिन LM लिखोगे या ML लिखोगे, अब ये सोचने वाली बात है। पहले सिखाया था ना मैंने कि LM लिखोगे या ML लिखोगे, तो वो जो पहले भी सिखाया उसके हिसाब से लिखना है हमको। अब देखो x पे यहाँ पे 50 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ देखो 50 डिग्री का कोण किस पे बन रहा है, L पर ना। तो यहाँ पे पहले x लिखा तो यहाँ पर हम पहले L लिखेंगे और फिर M आ जाएगा अपने आप ही। अब सेकंड भुजा कौन सी है, YZ 9 सेंटीमीटर की, YZ। तो यहाँ पर अब Y पे YZ, अब यहाँ पर 9 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 9 सेंटीमीटर कौन सा है, ये वाला है, ये वाली भुजा MN वाली। तो देखो Y पर 110 है, तो यहाँ 110 किस पे बन रहा है, M पर ना। तो पहले M लिखना है हमको, M, फिर N, MN होगी इस तरह से। तीसरी भुजा कौन सी बैठी है हमारी, XZ, तो XZ लिख दिया हमने।
अब एक्स के बराबर तो क्या था, अब यहाँ पे देखो भुजा देखो, एक्स जेड यहाँ 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर ये वाली है, तो एक्स की जगह 50 डिग्री कौन है, यहाँ 50 किस पे बन रहा है, एल पर, तो पहले एल लिखना है फिर बाद में एन लिखना है, एल एन, क्योंकि इस भुजा के बारे में बात कर रहे हैं, तो एल एन। इस तरह से आपको ये भुजा लिखनी होती है। अब शीर्ष तो इजी होते ही हैं हमारे पास, या फिर पहले ऐसे करो शीर्ष पहले लिख लिया करो, भुजा बाद में लिख लिया करो, ताकि आपको ये बार बार देखना ना पड़े। तो शीर्ष में क्या है, z 20 डिग्री है, यहाँ पे 20 डिग्री किस पे बन रहा है, n पर बन रहा है, तो z और n ये दोनों आपस में क्या है, संगत शीर्ष है। दूसरा y x 110 कहाँ बन रहा है, m पर, तो y और m, y और m। थर्ड किस पे बन रहा है, x पर, तो x और l, x और l, ठीक है। अब इसमें जो संगत कोण वाला है ना, वो एक्स्ट्रा पॉइंट है, तो इसलिए वो आप ना खुद लिख के दिखाना, मुझे अपना खुद ट्राई करना, ओके। तो आई होप आज की क्लास में यही था, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा सारा। अगर ना समझ में आया हो तो वीडियो शुरू से देखना, ध्यान से देखना और एक एक लाइन को लिखना, और ये जो नोट्स मैंने बनाया है ना, इसको आप नोटबुक में अच्छी तरह लिख लो, नोट्स फॉर्म में प्रॉपर तरीके से, जैसे मैंने प्रॉपर लिखा हुआ है इस तरह आप भी प्रॉपर लिखो, ताकि आपके लिए नोट्स बने रहे और आपको ईजी रहे आगे एग्जाम के टाइम में समझने में, ओके। तो हैव ए गुड डे, अच्छे से काम करिए, थैंक यू।